और कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ध्यान साधना पिछले 24 घंटे से जारी है। इस ध्यान साधना के आखिर मायने क्या हैं? क्या ध्यान साधना से मोदी कुछ साधना भी चाहते हैं? क्या ध्यान साधना के जरिए मोदी साइलेंट वोट को सम्मोहित करने का प्रयास भी कर रहे हैं? आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। ध्यान साधना। समंदर की शोर करती लहरों के बीच एकांतवास। 45 घंटे तक एकांत में लीन होने का भाव। ये दिव्यता, ये भव्यता लहरों के बीच इस चट्टान पर 132 साल बाद फिर से प्रफुल्लित हुई है। एक तरफ अंतिम चरण के चुनाव का गहन शोर है, तो दूसरी तरफ विवेकानंद रॉक की इस दिव्य चट्टान के ध्यान मंडपम में शांति का जोर है। यहां का एकांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौन साधना का साक्षी है, और साक्षी है वो दिव्यतम अनुभूति जो लहरों के बीच यहां पसरी हुई है। 30 मई की शाम को 6:45 पर शुरू हुई ये साधना कल यानी 7वें चरण के चुनाव के बीच दोपहर बाद करीब 45 घंटों के उपरांत समाप्त हो जाएगी। इस कड़ी साधना में प्रधानमंत्री की दिनचर्या क्या होगी, ये समझने से पहले आपको बताते हैं कि आज सुबह भगवान भास्कर के उदय होने के उपरांत प्रधानमंत्री ने उगते सूर्य की पूजा की, उस भाव की पूजा की जिसके आगे सारी दुनिया नतमस्तक होती है। किसी योगी की भांति प्रधानमंत्री ने जप के साथ तप की उस साधना में खुद को झोंक दिया है, जिसमें समर्पण और त्याग का ही भाव होता है। स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा के सामने इस भाव के साथ प्रधानमंत्री 140 करोड़ भारतवासियों को शायद फिर से समझाना चाहते हैं कि उनके पास अपना कुछ भी नहीं है। वो किसी बंधन, किसी मोह, किसी माया में नहीं है, बल्कि समस्त भारतवासी ही उनकी माया, मोह और बंधन के पर्याय हैं। वो ये भी समझाना चाहते होंगे कि उनके पास ना तो खोने के लिए कुछ है और ना ही पाने के लिए। और वो जो कहते आए हैं कि राष्ट्र ही उनका परिवार है और उसी परिवार के लिए वो हैं, बिल्कुल उस साधु की तरह जो सिर्फ जन कल्याण और राष्ट्र कल्याण की धुन में मगन रहता है। मोदी का ये एक मौन संदेश 7वें चरण के मतदान में उसी शांति के साथ वोटों में बदल सकता है जिस शांति के साथ मोदी आज साधना में मगन है। कहा जाता है कि 132 वर्ष पहले इसी शिला पर ध्यान के बाद स्वामी विवेकानंद एक भारत श्रेष्ठ भारत और विकसित भारत का संकल्प लेकर आए थे। प्रधानमंत्री मोदी के मन में भी 2047 तक विकसित भारत का सपना है। कहते हैं ध्यान मन की ऊर्जा को संचारित कर देता है और मस्तिष्क को नई दिव्यता प्रदान करता है। लंबे थका देने वाले चुनाव प्रचार के बाद अब प्रधानमंत्री को स्वामी विवेकानंद के सामने एकांत में खुद से साक्षात्कार करने का अवसर मिला है। और जब भी प्रधानमंत्री इस तरह से ध्यान के बाद बाहर आए हैं, एक नई स्फूर्ति, नई ऊर्जा से लबरेज नजर आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर मोदी की ध्यान साधना कब शुरू हुई और इसका समापन कैसे होगा, और इस दौरान नरेंद्र मोदी क्या कुछ कर रहे हैं और क्या कुछ वो करेंगे, आपको हम विस्तार से बताते हैं। क्या क्या अब तक उन्होंने किया है, जरा ये देख लीजिए। 30 मई को मां भगवती अम्मन मंदिर में पहुंचे और उन्होंने पूजा की। उसी दिन नाव से विवेकानंद रॉक मेमोरियल पहुंचे, यानी कल ही वो पहुंच गए थे। 30 मई यानी कल ही 6:45 पर प्रधानमंत्री ध्यान साधना में लीन हो गए थे। अब आज क्या हुआ? 31 मई सुबह उन्होंने सूर्य की उपासना की, पूजा की और शिव साधना की। इसके बाद कड़े नियमों का पालन कर रहे हैं। उनका जो ये पूरा कार्यक्रम है, ये ध्यान मंडपम परिसर तक ही सीमित है। 45 घंटे का कुल मिलाकर ये मौन व्रत है, जिसमें वो अन्न नहीं खाएंगे। जानकारी यह है कि सिर्फ तरल आहार ही प्रधानमंत्री लेंगे, नारियल पानी का सेवन करेंगे और अंगूर का जूस भी वो ले सकते हैं। तो एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी कन्याकुमारी में ध्यान साधना में लीन है और दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह ने तिरुपति के दरबार में जाकर माथा टेका और जीत के लिए उन्होंने आशीर्वाद मांगा। ये दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ कन्याकुमारी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसके दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं तिरुपति श्री वेंकटेश्वर के दर पर पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह।
और पिछले 24 घंटे से प्रधानमंत्री मोदी कन्याकुमारी में ध्यान साधना में लीन है। लेकिन मोदी की साधना पर सियासी महाभारत थमने का नाम नहीं ले रहा है। आखिर मोदी की साधना पर इतना संग्राम क्यों छिड़ा है? विपक्ष को किस बात का डर है? आपको इस रिपोर्ट के जरिए हम दिखाते हैं। निवर्तमान प्रधानमंत्री के खिलाफ 14 शिकायत। हारे हुए हताश लोग इस तरह की बात कर रहे हैं। कन्याकुमारी में जाके बैठ के ये जो करने का नाटक कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हर बात पर प्रधानमंत्री के कोई भी एक्शन पर रिएक्शन दी जाती है, कोई अच्छी बात नहीं है। मोदी की साधना पर सियासी बयानबाजी का दौर बदस्तूर जारी है। कन्याकुमारी में मोदी तो अपनी साधना में लीन है, लेकिन विपक्ष के बयानों के तीर रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, तो सत्ता पक्ष भी बखूबी जवाब दे रहा है। कितना देश का पैसा खराब हो रहा है। अभी कोड ऑफ कंडक्ट है, क्या चलते गए वहां पर विवेकानंद रॉक में जाके बैठने का जो दिखावा कर रहे हैं, इससे देश का उल्टा नुकसान होता है, कोई फायदा नहीं। हारे हुए हताश लोग इस तरह की बात कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी ये सनातन प्रेमी हैं, साधक हैं, केदारनाथ में साधना की है वर्षों तक, आज विवेकानंद के चरणों पर साधना कर रहे हैं, तो अच्छी बात है ना। एक तरफ मोदी की शक्ति साधना से विपक्ष में खलबली है, मामला चुनाव आयोग तक पहुंच चुका है, तो मोदी समर्थक सड़कों पर उतर आए हैं। ये तस्वीर जम्मू कश्मीर की है, जब साधना पर सवाल उठाने वालों को उन्होंने जवाब दिया। वो 3 दिन वहां जाकर के पूजा करेंगे, इस पर आपत्ति क्यों है भाई? आपत्ति इसलिए है क्योंकि वो हिंदुओं की पूजा है। ये क्या हिंदुओं को रिप्रेजेंट करना हिंदुस्तान के अंदर गलत होगा तो क्या पाकिस्तान के अंदर होगा? ये कोई नई बात नहीं है जब प्रधानमंत्री शक्ति साधना कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष सवाल उठा रहा है। सवाल ये है कि विपक्ष को मोदी की साधना से काहे का डर है? डर की वजह है कहीं वोट प्रभावित ना हो जाए। 7वें चरण में बंगाल की 9 सीटों पर वोटिंग है। भले ही पीएम कन्याकुमारी में हैं, लेकिन उन्हें इसका असर बंगाल पर पड़ने का डर है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद बंगाल से जुड़े हैं। 117 शिकायतों में से निवर्तमान प्रधानमंत्री के खिलाफ 14 शिकायतें हैं उल्लंघन का। कोई कार्रवाई, कोई नोटिस नहीं दी गई। आगे की राजनीति क्या है, समाज के लिए क्या करना है, देश के लिए क्या करना है, इसका चिंतन करने के लिए प्रधानमंत्री वहां गए हैं। तो मुझे लगता है कि हर बात पर प्रधानमंत्री के कोई भी एक्शन पर रिएक्शन दी जाती है, कोई अच्छी बात नहीं है। सबकी अपनी अपनी सोच है, अपने अपने तर्क और दलीलें हैं, लेकिन इसका असर होगा या नहीं, वो 4 जून के नतीजे तय करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और मोदी की साधना पर विपक्ष पिछले 24 घंटे पहले शिकायत कर चुका है, लेकिन अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आखिर चुनाव आयोग की गाइडलाइन क्या है, ये हम आपको दिखाते हैं कि चुनाव आयोग की गाइडलाइन आखिर क्या कहती है। नियम के तहत प्रधानमंत्री की ध्यान यात्रा पर रोक नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि पीएम मोदी चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद ध्यान कर रहे हैं। पीएम के कार्यक्रम पर सिर्फ तभी रोक लगेगी अगर वो कुछ चुनाव के बारे में बात करेंगे, चुनाव के बारे में कुछ बोलेंगे। जहां चुनाव हो रहे हैं वहां के बारे में भी प्रधानमंत्री कोई बात नहीं कर सकते, यह भी कोड ऑफ कंडक्ट में आएगा। इस दौरान किसी भी चुनाव सामग्री के प्रदर्शन पर भी मनाही होती है, यानी वो अपनी चुनाव प्रचार सामग्री को किसी के सामने नहीं रख सकते। चुनाव सामग्री मतलब टीवी, रेडियो, इंटरनेट, मोबाइल जैसे डिवाइसेस, इन डिवाइस से चुनावी नतीजे को प्रभावित करने की कोशिश पर भी रोक होती है, ये चुनाव आयोग के नियम कहते हैं, और इसीलिए किसी के ध्यान पर रोक नहीं लगाई जा सकती। और अगले 24 घंटों में 7वें चरण यानी कि आखिरी दौर का मतदान पूरा हो जाएगा और फिर इंतजार 4 जून के नतीजों का होगा। लेकिन उससे पहले कल शाम को इंडिया गठबंधन की एक बड़ी बैठक दिल्ली में होने जा रही है। क्या है विपक्ष का पूरा प्लान, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। करीब 1 साल पहले 23 जून को पटना में विपक्ष का कुनबा जिस काम के लिए जुटा था, अब उसका परिणाम आने को है। 4 जून के नतीजे से पहले आखिरी बार इंडिया गठबंधन एक बार फिर मंथन करने कल दिल्ली में जुटेगा। सूत्रों के मुताबिक इंडिया गठबंधन की इस बैठक में जिन मुद्दों पर मंथन होने वाला है वो कुछ इस तरह है। लोकसभा चुनाव में संभावित जीत वाली सीटों पर चर्चा, गठबंधन में कितना वोट सहयोगियों को ट्रांसफर हुआ, नए सहयोगियों को गठबंधन में लाने की चर्चा,
गठबंधन छोड़ चुके साथियों को वापस लाने की कोशिश और साथ ही विपक्ष की तरफ से पीएम चेहरे पर मंथन। 1 साल से विपक्षी गठबंधन का कुनबा भले ही सिमटता रहा हो, लेकिन नतीजों से पहले इंडिया गठबंधन के हौसले बुलंद हैं और दावा बहुमत से 2 कदम आगे प्रधानमंत्री पद पर चर्चा और नई सरकार के रोड मैप की हो रही है। जो हमारी कमिटमेंट है उसके लिए हम किंतु परंतु नहीं कहेंगे। अमित शाह जी की तरह किसी से बुलवाएंगे कि नहीं, वो तो जुमला था 15 लाख 2 करोड़ वगैरह वगैरह। प्रतिबद्ध राजनीति होगी और ऐसा प्रधानमंत्री मिलेगा जिसके अंदर मानवीय संवेदना हो, जो ये ना कहे कि मैं बायोलॉजिकल तरीके से नहीं आया हूं। हमें परमात्मा में हमारी श्रद्धा के साथ लोगों के प्रति हमारा उत्तरदायित्व होना चाहिए। ऐसा प्रधानमंत्री होगा। विपक्ष के इन दावों की पड़ताल तो 4 जून को ही होगी, लेकिन वर्तमान की स्थिति यह है कि इंडिया गठबंधन के खुद का घर एकजुट नजर नहीं आ रहा है। ममता बनर्जी कल होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल नहीं हो रही हैं और सवाल उठ रहे हैं कि क्या ममता बनर्जी को विपक्ष के दावों पर भरोसा नहीं है और इसीलिए नतीजों तक वेट एंड वॉच मोड में हैं। वैसे भी पश्चिम बंगाल चुनाव में ममता एकला चलो का नारा बुलंद करके अलग रास्ता तैयार कर ही चुकी हैं। यूपी में 2 लड़कों की जोड़ी बनाकर अखिलेश यादव बीजेपी की 140 सीटों की मुनादी कर चुके हैं, लेकिन नतीजे उनकी भविष्यवाणी के उलट रहे तो पुराना अनुभव बताता है कि इंडिया गठबंधन में अखिलेश यादव की मौजूदगी ज्यादा दिन नहीं दिखेगी। अरविंद केजरीवाल दिल्ली से पंजाब पहुंचते ही कांग्रेस के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं। एक तरफ केजरीवाल इंडिया गठबंधन की सरकार के गठन का ऐलान कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के साथ गठबंधन को रिश्ते का नाम देना मंजूर नहीं है और यही सारे घटनाक्रम विपक्ष के दावों पर बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चुनाव से पहले और नतीजों के बाद गठबंधन की रवायत देश की राजनीति में नई नहीं है, लेकिन जब नतीजे अनुरूप नहीं आते हैं तो गठबंधन कमजोर जरूर पड़े हैं। इसकी एक वानगी आपको दिखाते हैं। 2017 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव हुआ था। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस साथ में चुनाव लड़ी थी। 403 विधानसभा सीट में समाजवादी पार्टी को सिर्फ 47 मिली थी, कांग्रेस जीती थी सिर्फ 7 सीटों पर। और नतीजों के बाद दोनों पार्टियों की राह अलग हो गई थी। उत्तर प्रदेश में 7 सालों के लिए ये दोनों अलग हो गए और अब जाकर साथ में आए हैं। ममता बनर्जी की टीएमसी पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ी। 1 जून को होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक से उन्होंने पहले ही किनारा कर लिया है। 4 जून नतीजों के बाद अपना स्टैंड साफ कर सकती हैं ममता बनर्जी की वो आखिर कहां है। सीटों की संख्या के आधार पर भविष्य का फैसला संभव हो सकता है, यानी अगर बहुत अच्छी सीटें आ गई इंडिया गठबंधन को तो ममता बनर्जी उधर, वरना फिर से एकला चलो की नीति पर। और एक बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान से बातचीत की फिर से एक बार वकालत कर दी है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार आई तो पाकिस्तान से बातचीत होगी, यह फारूक अब्दुल्ला ने कहा है। इंडिया ब्लॉक की सरकार बनने पर हम पाकिस्तान से बातचीत करेंगे, हमें बॉर्डर खोल देने चाहिए, यह कहा है फारूक अब्दुल्ला ने। दोनों मुल्कों के लोग इधर से उधर आए, इधर से उधर जाएं, यह वकालत की है फारूक अब्दुल्ला ने। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बन गई तो इस पर काम करेंगे। यह ब्लॉक आता है तो पाकिस्तान से बातचीत हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती? भाई एक ही वतन था, अंग्रेजों ने लकीर डाल दी, मगर एक ही मुल्क है। क्या उनकी पंजाबी ज़बान और यहाँ की पंजाबी ज़बान में फ़र्क है? क्या जो गुजराती बोलते हैं वहाँ भी गुजराती लोग हैं, वो क्या वही ज़बान बोलते हैं? अरे क्या हमने दिलों पे अब क्या वो लकीर डाल देनी है? वक्त आ गया, हमें अब इन चीज़ों को छोड़ देना चाहिए, बॉर्डर्स खोल देने चाहिए, वीज़ा आसान कर देना चाहिए। वो आएँ यहाँ देखें हमारी तरक्की कहाँ पहुँची है, हम देखें उनकी तरक्की कहाँ पहुँची है। इतिहास गवाह है, जब हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन वक्त के साथ वो तस्वीर धुंधली होती चली गई। लेकिन अब धीरे धीरे उसकी वापसी भी हो रही है। भारत का सोना भारत में लौटने लगा है। भारत के 1 लाख किलो सोने की घर वापसी हो गई है। देश की अर्थव्यवस्था पर इसका कितना असर पड़ेगा, आपको इस रिपोर्ट के जरिए हम दिखाते हैं। सोना ही सोना, हर रूप में सोना, जो भारत की शान है, जो भारत की पहचान है। सोना चाहे कितना भी महंगा क्यों ना हो जाए, लेकिन इस पीली चमकीली धातु के गहने हमेशा महिलाओं की पहली चाहत होती है।
बदलते ट्रेंड और हालात के साथ आज की महिलाएं जरूरत, अवसर और बजट के हिसाब से अपने गहनों का चुनाव करती हैं। तो यही सोना हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था पर भी अच्छा खासा असर डालता है। भारत के खजाने में सोने का बड़ा इजाफा, 100 टन सोने की घर वापसी। जी हां, यह बड़ा कदम उठाया भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जब उसने ब्रिटेन में रखे 100 टन से ज्यादा सोने की घर वापसी करवा दी। इतनी बड़ी मात्रा में लंदन से दिल्ली तक सोना लाना आसान काम नहीं था। ये 1-2 दिन का काम भी नहीं था, लेकिन यह सोना महीनों के समय और परफेक्ट प्लानिंग के बूते ब्रिटेन से लाया गया और अब भारत की तिजोरी में पहुंच चुका है। लंदन में भारतीय सोने का स्टॉक क्यों? दरअसल दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों के लिए बैंक ऑफ इंग्लैंड पारंपरिक रूप से भंडारण करता रहा है। भारत भी इससे अलग नहीं है। आजादी से पहले से लंदन में भारत के सोने के स्टॉक पड़े हुए हैं। आरबीआई ने कुछ साल पहले सोना खरीदना शुरू किया था और तय किया था कि इसे कहां स्टोर करना है। चूंकि विदेशों में भारत का स्टॉक बढ़ रहा था, इसलिए कुछ सोना भारत लाया गया और अगले कुछ महीनों में 100 टन और भारत आने की उम्मीद है। अब समझिए कि सोने के भंडारण से देश को क्या फायदा है। देश की करेंसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कमजोर होती है तो सोने का भंडार उस देश की खरीदारी की ताकत बढ़ाता है। सोने से देश की आर्थिक स्थिरता बनी रहती है। बहुत अधिक भंडार होने का मतलब है कि देश की अर्थव्यवस्था मजबूत है। 1991 में जब भारत की इकोनॉमी डूब रही थी और उसके पास सामान इंपोर्ट करने के लिए डॉलर नहीं थे, तो उसने सोने को गिरवी रख पैसे जुटाए थे और इस फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर आया था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए अब आपको फटाफट ये भी बता देते हैं कि सोने के भंडारण में भारत का नंबर क्या है और कितना सोना किसके पास है। तो पहले नंबर पर कौन है, आप जरा ये जानिए, मैं आपको बताता हूं। जरा देखिए, ये 8,133 टन सोने के साथ पहले नंबर पर है अमेरिका। दूसरे नंबर पर है जर्मनी, जिसके पास 3,352 टन सोना है। नंबर 3 पर इटली आता है, जिसके पास 2,451 टन सोना है। नंबर 4 पर आता है फ्रांस, इसके पास 2,436 टन सोना है। नंबर 5 पर रूस, जिसके पास 2,332 टन सोना है। नंबर 6 पर चीन है, जिसके पास 2,262 टन सोना है। स्विट्जरलैंड के पास 1,040 टन सोना है, नंबर 7 है इसका। नंबर 8 पर जापान है 845 टन सोने के साथ। नंबर 9 पर है भारत, 822 टन सोना हमारे पास है। नंबर 10 पर नीदरलैंड है 612 टन सोने के साथ। तो ये किसके पास कितना सोना है ये मैंने आपको बताया। भारत की अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। 2023-2024 में भारत की आर्थिक विकास दर 8.2% अनुमान से बेहतर रही है। जीडीपी की ग्रोथ ये सरकार ने बताया है। चौथी तिमाही में जीडीपी 7.8% रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और ये आंकड़े जो आए हैं उसके मुताबिक भारत की आर्थिक विकास दर 8.2%। क्या काला जादू कोई सरकार पलट सकता है? क्या पशु पक्षियों की बलि और तांत्रिक पूजा सियासी उठापटक का सबब बन सकती है? क्योंकि कर्नाटक सरकार को तो इसी बात का डर है। आखिर क्या है यह पूरा मामला, आपको इस रिपोर्ट के जरिए हम दिखाते हैं। इंसानी दुनिया से परे, रहस्यमय, खतरनाक, कपा देने वाली वो सोच, वो पारलौकिक शक्तियों का दावा जिसे दुनिया काला जादू कहती है। उस जादू पर यकीन करने वाले उसके नाम से कांप उठते हैं। आज उसी काले जादू से कर्नाटक सरकार कांप रही है। उसे डर लग रहा है कि कहीं काला जादू उसकी सरकार न गिरा दे। और ये बात कोई और नहीं, कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार कह रही है, जो खुद काले जादू और अंधविश्वास के खिलाफ कानून बना चुकी है। उन्हीं के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार सारी दुनिया के सामने चीख चीख कर बता रहे हैं कि भाई कर्नाटक सरकार गिराने के लिए काला जादू किया गया है। ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾವ ಪೂಜೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ,
ಆಮೇಲೆ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ सुना आपने, ये है डीके शिव कुमार। इनका दावा है कि इनके खिलाफ कर्नाटक में नहीं बल्कि केरल में कुछ इसी तरह से शत्रु भैरवी यज्ञ किया जा रहा है और वो यज्ञ केरल के राजराजेश्वरी मंदिर के पास किया जा रहा है। इसी तरह से यज्ञ करके इनकी सरकार को गिराने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। डीके शिव कुमार दावा कर रहे हैं कि सरकार गिराने के लिए जो पंचबली दी जा रही है उसमें लाल बकरा, 21 भैंस और 3 भेड़ें भी शामिल हैं। हैरत की बात तो यह है कि काला जादू की बात करने वाले डीके शिव कुमार अकेले मंत्री नहीं है कर्नाटक में। उनके अलावा गृह मंत्री जी परमेश्वर भी इससे इनकार नहीं कर रहे हैं। ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ, ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು, ನನಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ। आखिर क्या है इस काले जादू का सच? क्या कोई ऐसा काला जादू होता है जिसके दम पर सरकार गिरा दी जाए? तो कहने वाले तो कहते हैं कि इसमें दम है। सत्यता, वेदर इट इज सत्य और सत्य नहीं है, ये इसके बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन ये शत्रु भैरवी याग जो है, इट इज वेरी पावरफुल याग। इट इज डन विद द सैक्रिफिशियल्स ऑफ एनिमल। ये दावा तो कर रहे हैं कि ऐसी चीजें दुश्मनों के साथ की जाती हैं, लेकिन जिस जगह केरल में ऐसे काले जादू का दावा किया जा रहा है, हमने उस मंदिर से जुड़े लोगों से पूछा कि आखिर माजरा क्या है। मंदिर ने साफ मना कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। രാജരാജന്റെ ക്ഷേത്രത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു മറ്റേ ശത്രു സംഹാര പൂജ അവിടെ ഇല്ല। ആ പരിസരത്തെ എവിടെയും അദ്ദേഹം ആരോപിക്കുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ ആടിനെയും പൂത്തിനെയൊക്കെ അറുത്തു എന്ന് പറയുന്നതും। तो मंदिर ने तो साफ मना कर दिया, तो फिर आखिर डीके शिव कुमार के दावे का सच क्या है? आखिर वो काला जादू वाली बातें क्यों कर रहे हैं? और सवाल ये भी तो है कि आज के दौर में जब अंधविश्वास निर्मूलन की बात होती है, क्या काला जादू जैसी बातें करके वो खुद पहले की सरकार में बनाए गए नियमों का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं? या फिर सियासत में इस काले जादू से भी कुछ फायदा होता है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब हम काले जादू के कोई जानकार तो है नहीं, लेकिन फिर भी जो उपलब्ध जानकारियां हैं वो आप तक पहुंचाना जरूरी है, और इसलिए मैं आपको दिखाता हूं कि ये काला जादू क्या चीज है। नकारात्मक इरादों से जुड़ा हुआ अनैतिक कार्य इसके जरिए साधा जाता है, किया जाता है। गलत उद्देश्यों के लिए अलौकिक शक्तियों का उपयोग करना काला जादू की श्रेणी में आता है। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक नुकसान के लिए साधना की जाती है, और इसमें कई बार आपने ये भी सुना होगा कि पीड़ित के बाल, कपड़े, फोटो, इनके जरिए भी तंत्र साधना की जाती है। वैसे इसके बारे में एक पुरानी जानकारी है कि मेसोपोटामिया, मिस्र की सभ्यता में इसका उल्लेख मिला है। और क्या बताएं, इसके बारे में यूरोप में भी ये जो जादू टोना है, इस तरह का परीक्षण है, ये आम बात हुआ करती थी। अब हुआ क्या है? केरल और असम में छिपकर काले जादू का आरोप लगा रहे हैं कर्नाटक के डिप्टी सीएम, उप मुख्यमंत्री, और शत्रु के खिलाफ शत्रु भैरवी यज्ञ का दावा किया जा रहा है कि शत्रु भैरवी यज्ञ करके वो हमारी सरकार को गिरा देना चाहते हैं। और आइए बढ़ते हैं आगे। शायद ही ऐसा कोई चुनाव हो जब पश्चिम बंगाल में हिंसा न हुई हो। कल 7वें चरण के लिए वोटिंग है, और उससे पहले एक बार फिर पश्चिम बंगाल बम और बारूद के धमाके से दहल उठा है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। अस्पताल में लोगों की भारी भीड़, एक दूसरे से सवाल पूछते लोग, मन में खौफ, लेकिन अपनों की जिंदगी बचाने की जद्दोजहद। तस्वीरें नई जरूर हैं, लेकिन खबरें वही पुरानी। बंगाल में बम और बारूद। एक बार फिर बम के धमाकों से पश्चिम बंगाल दहल उठा और 10 से ज्यादा लोग उसमें जख्मी हो गए। फिर वही एम्बुलेंस की दौड़, पुलिस की मौजूदगी और हंगामा। कल लोकसभा चुनाव के 7वें चरण के लिए वोटिंग है। जैसे ही वोटिंग के लिए माहौल में गर्मी आई, बम के धमाके से सूबे में 24 परगना गूंज उठा। इस बार बम के जरिए टीएमसी पंचायत सदस्य को निशाना बनाया गया, जिसमें बच्चों और महिलाओं समेत 10 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। आईएसएफ पर इस हिंसा का आरोप लगा है और पुलिस ने एक आईएसएफ कर्मी को गिरफ्तार कर लिया है। ये कोई नई बात नहीं है जब बम और बारूद के ढेर पर बैठे पश्चिम बंगाल में हिंसा हुई हो। छठे चरण के चुनाव के दौरान भी एक शख्स की मौत के बाद पश्चिम बंगाल जल रहा था।
नंदीग्राम में भीषण हिंसा हुई, दुकानों और घरों को आग के हवाले कर दिया था, लोग सड़कों पर उतर आए थे। अब आखिरी दौर की वोटिंग से पहले फिर कोहराम मच गया। 24 परगना में हिंसा और कल होने वाली वोटिंग से पहले सुरक्षा पुख्ता कर दी गई। कल रात को भांगर में करीब 40 ऐसा बम विस्फोट हुआ जिसमें पूरा इलाके में दहशत का माहौल है। अब इस माहौल के चलते आज सुबह यहाँ पे QRT मतलब क्विक रिस्पांस टीम यहाँ पे तैनात किया गया है। CISF का आधा टुकड़ा ये इलाका तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक यहाँ पे चुनाव मतलब कल शाम 5 बजे का जो चुनाव जो मतदान पर्व है वो खत्म ना हो जाए। 7वें चरण के चुनाव के लिए देश की 57 सीटों पर मतदान है, जिनमें से कल पश्चिम बंगाल की 9 सीटों पर वोटिंग होनी है। इनमें 24 परगना का इलाका भी आता है। चुनाव के दौरान लगातार हो रही हिंसा से ये जाहिर होता है कि पश्चिम बंगाल में वोटों की इतनी मारामारी है कि बिना बम और बारूद के बात नहीं बन रही। आयन घोषाल, जी मीडिया, पश्चिम बंगाल। तो 24 का चुनावी शोर थम चुका है, लेकिन बयानों की गूंज अब तक सुनाई दे रही है। 16 मार्च से शुरू हुआ चुनावी प्रचार का बिगुल 7 चरणों से होते हुए 75 दिनों तक चला। जनसभाओं में 400 पार, मंगलसूत्र, खटाखट, फटाफट से लेकर आरक्षण के जोरदार तीर चले। मंगलसूत्र तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो? अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण क्या ये कांग्रेस के लोग करा पाते क्या? अगर वो चुनाव जीतेंगे तो इस किताब को वो फाड़ के फेंक देंगे। कांग्रेस का पंजा नहीं है, उस पर मुस्लिम लीग का पंजा है। 400 पार की जिम्मेदारी है, याद रखना। अब मुझे लग रहा है 150 तक जाएंगे। खटाखट 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 खटाखट। आपके बैंक अकाउंट में खटाक से 8,500 रुपए डालते हैं। और 24 के चुनाव प्रचार के सबसे बड़े सितारे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही रहे, इधर से हो या निशाने पर रहे हो। अब आपको आंकड़ों के जरिए दिखाते हैं प्रधानमंत्री मोदी का चुनावी प्रदर्शन कैसा रहा है। जरा देखिए, हम आपको बताते हैं। प्रचार उनका कुल मिलाकर 75 दिन यानी पूरे दिन वो प्रचार करते रहे। रैली और रोड शो का जो काउंटिंग आया है वो है 206 रैलियां और रोड शो मिलाकर किए हैं प्रधानमंत्री ने। लगभग जानकारी है कि 80 से ज्यादा इंटरव्यू प्रधानमंत्री ने दिए हैं और रोजाना कार्यक्रम औसतन आप निकालेंगे 75 दिनों का तो 4 से 5 औसत कार्यक्रम प्रधानमंत्री के रहे हैं। और पीएम मोदी के अलावा बाकी नेता भी रैली और रोड शो में पीछे नहीं रहे। आपको अभी यह दिखाते हैं कि किस नेता ने प्रचार के लिए मैदान में कितनी मेहनत की है, यह भी जरा आप देख लीजिए और जान लीजिए। हम आपको बताते हैं एक एक करके। अमित शाह 188 रैली और रोड शो किया है अमित शाह ने। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ, ये भी बीजेपी के स्टार प्रचारक और ये रहे हैं दूसरे नंबर पर इस लिहाज से। योगी आदित्यनाथ 150 से ज्यादा रैलियां और रोड शो इन्होंने किए। राहुल गांधी का आंकड़ा पहुंचा 107 तक, 107 रैली और रोड शो किया। जेपी नड्डा 87 रैली और रोड शो इन्होंने भी किए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे, उम्र उनकी ज्यादा थी लेकिन 100 से ज्यादा रैलियां और रोड शो मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी की है। और राजनाथ सिंह, इन्होंने भी 94 रैली और रोड शो में शिरकत की है। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में प्रचार कर रहे थे और 83 रैली और रोड शो अखिलेश यादव ने भी किए हैं। प्रियंका गांधी ने भी खूब जोर लगाया प्रचार के अंदर, 108 रैली और रोड शो प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी किए। तेजस्वी यादव इस मामले में सबसे आगे हैं, 251 उन्होंने रैली रोड शो की। नीतीश कुमार ने कुल 72 किए हैं। तो ये बड़े नेताओं का वो लेखा जोखा है कि किसने कितना पसीना बहाया है। रैली और रोड शो के जरिए नेताओं ने अपने पक्ष में माहौल तो बनाया, बयानों से खुद की जीत और विरोधियों की हार के दावे भी ठोके। अब आपको बताते हैं कि नतीजों से पहले नेताजी के नंबर गेम का अनुमान क्या है, कौन कैसा अनुमान लगा रहा है, किसके दावों में कितना दम है, जरा ये आप देख लीजिए। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि अब की बार 400 पार होने जा रहा है। अमित शाह भी वही बात दोहराएंगे, जाहिर है पार्टी के नेता हैं, वो भी कह रहे हैं कि 400 पार होने जा रहा है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि इनकी यानी बीजेपी की 150 सीट आएंगी, अधिकतम आएंगी, तो इससे ज्यादा नहीं जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ फिर वही दावा दोहरा रहे हैं कि हम तो 400 पार करने जा रहे हैं, यूपी में 80 की 80 सीटें जीत रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मीटर थोड़ा घटा लीजिए, 140 सीट से 1 सीट बीजेपी और एनडीए जीतने नहीं जा रही है। अरविंद केजरीवाल का दावा है कि बीजेपी एनडीए ये 200 सीट पर आकर सिमट जाएंगे, 200 से 220 का उनका अनुमान है। मल्लिकार्जुन खड़गे ये कह रहे हैं
वो पहले नेता हैं जो इंडिया का दावा बता रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन जो है वो 273 प्लस सीट जीतने जा रहा है, यानी कि सरकार बनाने जा रहा है। ये तमाम नेता बात कर रहे हैं। और आइए अब बात करते हैं बिहार की, जहां आखिरी चरण में कल पाटलिपुत्र में मतदान होने जा रहा है। यहां से लालू की बेटी मीसा भी चुनावी मैदान में है, लेकिन इस बार पाटलिपुत्र मीसा भारती की बजाय मनेर के लड्डू यहां पर चर्चाओं में बने हुए हैं। जरा देखिए। बिहार के मनेर में लड्डू तैयार हैं। नेताजी लड्डू खाने के लिए 4 जून के नतीजों का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जनता मनेर के लड्डुओं की मिठास का इंतजार करने के मूड में नहीं है। मनेर में नॉन स्टॉप लड्डू चल रहे हैं और दुकानों में खरीदारों का जमावड़ा ऐसा जुट रहा है कि पलक झपकते ही स्टॉल खाली हो रहे हैं। सेल तो बढ़ा है, सेल बढ़ा है, वही कम से 30 किलो 40 किलो के आसपास में। मनेर के लड्डू खा के आए हो? दरअसल हफ्ते भर पहले पीएम मोदी पाटलिपुत्र में बीजेपी उम्मीदवार रामकृपाल यादव के लिए जनसभा करने पहुंचे थे। इसी लोकसभा क्षेत्र में एक जगह है मनेर, जिसके लड्डू विश्व प्रसिद्ध हैं, और पीएम मोदी ने भी मंच से इसका जिक्र कर दिया। मनेर के लड्डू मशहूर तो है, लेकिन लग रहा है कि मनेर के लड्डू की ताकत भी बड़ी है। आप लोग भी 4 जून के लिए ये मनेर के लड्डू तैयार रखिए। पीएम मोदी के जिक्र के बाद मनेर के लड्डुओं की डिमांड बढ़ गई। दूर दूर से मनेर के लड्डुओं के लिए ऑर्डर आने लगे। बाकायदा एनडीए और इंडिया गठबंधन की तरफ से जीत की खुशी मनाने के लिए मनेर के लड्डू खिलाने की बात कही जा रही है। लड्डू की बात कर रहे हैं मोदी जी, इस पे हाँ, हम भी जाके खिलाएंगे उनको। चलिए, हम जब जीतेंगे इंडिया अलायंस तो उनके यहाँ भिजवाएंगे। मनेर पाटलिपुत्र लोकसभा सीट के अंतर्गत आता है। यहाँ से मीसा भारती उम्मीदवार हैं जो 2 बार यहाँ से चुनाव हार चुकी हैं, लेकिन इस बार पाटलिपुत्र में मीसा से ज्यादा चर्चा मनेर के लड्डू की है। सर डिमांड तो हो ही है, अब देखिए अब चुनाव बाद क्या होता है। यूं तो मनेर के लड्डू पहले से ही काफी लोकप्रिय हैं। अभिनेता आमिर खान से लेकर कई सितारे यहाँ लड्डू की मिठास चख चुके हैं, लेकिन पीएम मोदी के बयान ने मनेर के लड्डू को लोकप्रियता के नए मुकाम तक पहुंचा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।